Hello and welcome to Darshan IAS. Today, in this session, we are going to discuss Peter Frederick Strawson 1919 to 2006. 2006 का मतलब ये है कि अभी अभी के फिलोसोफर हैं, रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये एक ब्रिटिश फिलोसोफर हैं, इनको आज हम पढ़ने वाले हैं और इनकी फिलोसफी में आपके यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है उसमें दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। पहला है बेसिक पर्टिकुलर्स और दूसरा है पर्सन का। तो बेसिक पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, पर्सन क्या होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉसन, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में इनका टॉपिक है और यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में हर साल कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इसलिए कम से कम 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, 10 से 15 नंबर का मिनिमम, नहीं तो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए स्ट्रॉसन की फिलॉसफी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इनकी जो फिलॉसफी है उसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा इनके बारे में, और हमें समझनी पड़ेगी इनकी डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। अब अभी तक हम लोग जो भी मेटाफिजिक्स पढ़ते थे वो मेटाफिजिक्स कहलाती है रिविजनरी मेटाफिजिक्स, जिसको हम स्पेकुलेटिव मेटाफिजिक्स भी कहते हैं, जिसमें हम स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं कि वर्ल्ड क्या हो सकता है, गॉड क्या हो सकता है, सेल्फ क्या हो सकता है। इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, क्योंकि हम इनको देख नहीं सकते तो इनके गुणों के बारे में, इनकी क्वालिटीज़ के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम क्या नहीं कर सकते, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। क्योंकि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं, हम इनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं, इनके एनालिसिस के बेस पे हम क्या करते हैं, इनको फिर हम डिफाइन करते हैं। डिफाइन करते हैं कौन से स्टेटमेंट्स में, हम कैसे स्टेटमेंट्स की हेल्प लेके डिफाइन करते हैं चीज़ों को, एनालिटिक स्टेटमेंट्स। अब एनालिटिक स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्पेकुलेटिव होते हैं। स्पेकुलेटिव का मतलब ये है कि हम सिर्फ अनुमान ही लगाते हैं कि वर्ल्ड क्या हो सकता है, सेल्फ यानी कि आत्मा क्या हो सकती है, गॉड यानी कि ईश्वर क्या हो सकता है। हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो जो स्ट्रॉसन है वो ये कहता है कि ऐसी मेटाफिजिक्स किस काम की जो आपको, जिस चीज़ की आप स्टडी कर रहे हो उसको ऑब्जेक्टिवली जान ही नहीं पा रहे हो। अगर गॉड की बात करते हो तो हर व्यक्ति का गॉड अपना अलग है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सबका गॉड एक जैसा हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन हो जाए गॉड की जिसको सभी लोग मान लें? ठीक है, स्ट्रॉसन ये कहता है, क्योंकि स्ट्रॉसन जो था वो क्या चाहता था कि फिलॉसफी जो है वो फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स की तरह ऑब्जेक्टिव हो जाए और यूनिवर्सल हो जाए। उतनी ही ऑब्जेक्टिविटी फिलॉसफी में आ जाए जितनी फिजिक्स में होती है और मैथमेटिक्स में होती है। और ये कोशिश किसने की थी, ये जो कोशिश थी ये रैशनलिस्ट ने भी की थी, लेकिन उन्होंने, जब वो फेल हो गए ये काम करने में, तो उन्होंने ईश्वर का सहारा ले लिया, गॉड का सहारा ले लिया। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रॉसन है वो गॉड का सहारा नहीं लेता है। वो ये कहता है कि अगर मैं गॉड का सहारा लूंगा तो मैं ऑब्जेक्टिविटी नहीं दे पाऊंगा फिलोसफी को, इसलिए मैं गॉड की बात नहीं करता। मुझे अगर फिलॉसफी में ऑब्जेक्टिविटी लेके आनी है तो फिलॉसफी की जो जान है, जो बेस है, वो क्या है, मेटाफिजिक्स है। ठीक है, तो मुझे मेटाफिजिक्स को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल बनाना पड़ेगा। और मेटाफिजिक्स को यूनिवर्सल बनाने के लिए मुझे उसको डिस्क्रिप्टिव बनाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्टिव और रिविजनरी मेटाफिजिक्स में क्या डिफरेंस होता है? रिविजनरी में हम स्पेकुलेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं, अनुमान के बेस पे हम कहते हैं ये चीज़ ऐसी हो सकती है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव के बेस पे हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के उसके गुण के आधार पर, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बेस पे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गॉड की बात करते हैं तो गॉड की, अगर हम रिविजनरी मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम गॉड को देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे गॉड के बारे में, कि गॉड वो है जो सब कुछ जानता है, जो इंटेलिजेंट है, जो क्रिएटर है, ओमनिशिएंट है, ओमनीपोटेंट है। ठीक है, वो गॉड है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं गॉड के बारे में। ये कौन सी मेटाफिजिक्स है, ये रिविजनरी मेटाफिजिक्स है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स की, तो उसमें हम गॉड के बारे में बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि गॉड को हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि गॉड जो है वो स्पेशियो टेम्परल नहीं है। अब क्योंकि वो स्पेशियो टेम्परल नहीं है, यानी कि ना तो वो स्पेस में है और ना ही वो टाइम में है। वन डायमेंशन ऑफ स्पेस और थ्री डायमेंशन ऑफ टाइम में वो नहीं है। अब क्योंकि वो स्पेस और टाइम में नहीं, यानी कि वो स्पेशियो टेम्परल नहीं है, तो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब स्ट्रॉसन ये कहता है कि जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उनको हम मानते ही नहीं है, उनको तो हम मानते ही नहीं है। अब गॉड है, गॉड को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं स्पेस और टाइम में। अब क्योंकि स्पेस और टाइम में हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको कैसे मान लें कि वो है। और जो नहीं है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में फिर हम बात भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी मेटाफिजिक्स है? ये है आपकी डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स, जिसमें हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को जानते हैं, उन्हीं चीज़ों की स्टडी करते हैं जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो पीटर फ्रेडरिक स्ट्रॉसन है, वो अब जब बात करता है पर्सन्स की और बेसिक पर्टिकुलर्स की, तो वो ये भी इसलिए करता है क्योंकि वो ये कहता है कि इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ? स्पेस और टाइम में। ये स्पेशियो टेम्परल हैं। हम क्योंकि इनको स्पेस और टाइम में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्या है? ये बेसिक जो फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ रियलिटी हैं, यानी कि यही सब्सटेंस है। कौन? बेसिक पर्टिकुलर्स, जिसमें वो पर्सन को भी रखता है। यहां तक क्लियर है? तो ये है इसकी डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स, जिसमें वो बेसिक पर्टिकुलर्स की बात करता है, जिसमें वो पर्सन्स को भी रखता है। अब पर्सन जो है वो भी उसके लिए क्या है? बेसिक पर्टिकुलर है, यानी कि वो रियलिटी है। अब वो क्यों रियलिटी है? क्योंकि वो स्पेशियो टेम्परल है, स्पेस और टाइम में रहता है, इसलिए वो उसको अपनी डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स में रखता है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन स्ट्रॉसन का। अब हम इसकी थियोरी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा जो फिलॉसफी का आपका सिलेबस है, पूरे फिलॉसफी के सिलेबस को कंप्लीट करने वाला हूँ। ये वेस्टर्न फिलॉसफी की लास्ट वीडियो है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी आपकी इंडियन फिलॉसफी की फर्स्ट वीडियो, दैट विल बी द चारवाका फिलॉसफीज। ठीक है, चारवाक दर्शन की जो पहली वीडियो होगी वो होगी नेक्स्ट वीडियो। तो इसके साथ में आज मैं आपका जो फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी का जो पार्ट है, पेपर 1 का पार्ट ए, उसको मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस इंडियन फिलॉसफी के जो वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे और सिलेबस आपका इजीली कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारे दर्शन आईएएस के नोट्स चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे जाके आप www.darshanIAS.com वेबसाइट पे जाके आप हमारे नोट्स को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। वहां से आपको ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आप जो है नोट्स को मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिलॉसफी में। स्ट्रॉसन की फिलॉसफी को आगे हम बढ़ाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि ये जो है एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसोफर है। ये एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसोफर है। ये रसेल की तरह नहीं है। रसेल जो था वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसोफर नहीं था। रसेल जो था वो कैसी लैंग्वेज का फिलोसोफर था? वो ऐसी लैंग्वेज का फिलोसोफर था जो आइडियल लैंग्वेज होती है। ठीक है, आइडियल लैंग्वेज अलग होती है और ऑर्डिनरी लैंग्वेज जिसमें हम बात करते हैं वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज है। आइडियल लैंग्वेज जो है वो अलग होती है, क्योंकि रसेल ये कहता था कि फिलोसफी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से होती हैं। इसलिए लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो आइडियल हो और सभी के लिए एक जैसी हो। क्योंकि वो ये कहता है कि ये दुनिया में जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें नहीं है, ये क्या है? ये एटॉमिक फैक्ट्स हैं जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से वो क्या करता था, वो लैंग्वेज को आइडियल बनाना चाहता था एटॉमिक फैक्ट्स के जरिए। ठीक है, इसीलिए उसकी फिलॉसफी को लॉजिकल एटॉमिज्म बोला जाता था। लेकिन ये जो स्ट्रॉसन है ये ऑर्डिनरी लैंग्वेज फिलोसोफर है, ये आइडियल लैंग्वेज की बात नहीं करता, ये सीधी सीधी भाषा में अपनी बात को बताता है। इसकी जो बुक्स थी, इंडिविजुअल 1959 में और द बाउंड्स ऑफ सेंस, जिसके थ्रू हमने इसके जो टॉपिक्स हैं, कौन सा, बेसिक पर्टिकुलर्स और पर्सन, उसको हमने लिया है, जिसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से कि कौन है ये, क्या है।
ठीक है। तो सर पीटर फ्रेडरिक स्ट्रॉसन 23 नवंबर 1919 to 13 February 2006 usually cited as P.F. Strawson was an English philosopher, ठीक है, ये एक इंग्लिश फिलोसोफर थे and he was the professor of metaphysical philosophy at the University of Oxford from 1968 to 1987, ठीक है। ये एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक मेटाफिजिकल फिलोसफी के प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है। कब 1968 से 1987 तक इन्होंने पढ़ाया था और ये एक इंग्लिश फिलोसोफर हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन है। आगे बात करते हैं थियरी ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स एंड पर्सन्स। ये हमारा मेन टॉपिक है जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको अब हम पढ़ने वाले हैं, थियरी ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स एंड पर्सन्स। अब थियरी ऑफ बेसिक पर्टिकुलर्स और पर्सन्स है क्या, इसको अब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अ नंबर ऑफ ontologists have tried to find out basic particulars from the ontological perspective and some other perspective, but Strawson is raising the problem of basic particular from the viewpoint of identification of things and not from ontological perspective। अब जो बहुत सारे ontological philosophers थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, जो ऑन्टोलॉजिस्ट थे, ऑन्टोलॉजिकल फिलोसोफर्स थे, ऑन्टोलॉजिकल थिंकर्स थे, उन्होंने बेसिक पर्टिकुलर्स को किसके थ्रू समझने की कोशिश की है, उन्होंने बेसिक पर्टिकुलर्स को ऑन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने रिविजनरी मेटाफिजिक्स के माध्यम से उसको समझने की कोशिश की है। लेकिन जो स्ट्रॉसन है उसने अपने जो बेसिक पर्टिकुलर्स की थियरी है उसको कैसे समझाया है, उसने रिविजनरी मेटाफिजिक्स के माध्यम से समझाया है। रिविजनरी मेटाफिजिक्स क्या होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स के माध्यम से। और डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स क्या होती है, जो डिस्क्राइब करती है चीजों के बारे में उनके प्रॉपर्टीज के बेस पे, ठीक है। वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड इन दिस वर्ल्ड एंड दिस वर्ल्ड इज अ यूनिफाइड सिंगल स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड, ठीक है। अब वो ये कहता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल बॉडी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फिजिकल बॉडी है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो थिंग है, वो स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड में है, यानी कि ऐसी दुनिया में है जो स्पेस और टाइम में रहती है, जो स्पेस और टाइम में रहती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। It means that every object is spatially and temporally related with everything else existing in the spatio-temporal world। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर चीज दुनिया में हर चीज से किसी न किसी तरीके से संबंधित रहती है। हर चीज दुनिया में हर चीज से किसी न किसी तरीके से संबंधित रहती है, क्योंकि हर चीज कैसी होती है, वो स्पेशियो टेम्परल होती है, उसका स्पेस और टाइम से डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। सो वी कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम चीजों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पीछे क्या रखा है, तो आप ये कहोगे कि ये गमला रखा है, ये फ्लावर वेस रखा है, फूलदान रखा है। अब ये फूलदान कैसे रखा है, कहाँ रखा है, ये किसी टाइम और स्पेस में रखा है। ये जो फूलदान है ये किसी टाइम और स्पेस में रखा है, किसी टाइम में है यानी कि प्रेजेंट टाइम में है, वीडियो बनाते टाइम में है, और किसी स्पेस में है जो पीछे जो रैक बनी हुई है इस रैक में रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको इसलिए आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं क्योंकि ये स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड में है, और स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड की जो चीजें हैं, ठीक है, पहली चीज क्या है, जो रैक जिसमें ये रखी है, और दूसरा चीज ये खुद है, इसलिए मैं इसको पहचान पा रहा हूं क्योंकि ये स्पेशियो टेम्परल वर्ल्ड के जो स्पेशियो टेम्परल जो पीछे रैक है उसमें रखा है ये गमला, इसलिए मैं बोल पा रहा हूं कि ये गमला है और ये पीछे रैक में रखा है। क्लियर। आगे बात करते हैं। हेयर बेसिक मीन्स हैविंग प्राइमरी इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पे बेसिक का मतलब होता है किसी भी चीज की प्राइमरी इंपॉर्टेंस, सबसे पहली इंपॉर्टेंस किसी भी चीज की क्या है, वो उसका मतलब उसके बेसिक से होता है। व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मैनी फिलोसोफर्स ट्राई टू थिंक ऑन दिस, ठीक है। अब दुनिया की बेसिक चीजें क्या होती हैं, अब बेसिक का मतलब ये है कि दुनिया की सारी चीजें फिर उन्हीं से बनी होंगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बेसिक
जो चीज़ें हैं हम वो देखते हैं दुनिया में क्या है, और फिर जो एडवांस चीज़ें हैं वो कहाँ से बनती हैं, वो बेसिक चीज़ों से ही तो बनती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो तो एडवांस मैथमेटिक्स आपको तभी सीखने को मिलेगी जब आप बेसिक मैथमेटिक्स जानते होगे, जब आपको गिनती आती होगी, जब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा। इंग्लिश बोलना आप तभी सीख पाओगे जब इंग्लिश का बेसिक आपको पता होगा, ABCD के बारे में पता होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होगा, वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पता होगा, और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में पता होगा, तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एडवांस चीज को सीखने के लिए हमारे पास बेसिक होना जरूरी है। इससे ये पता चलता है कि हर चीज जो है वो अपने बेसिक पर्टिकुलर से बनी हुई है। हर चीज जो बेसिक पर्टिकुलर से बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है वो क्या है, वो बेसिक है। और यहाँ पे उसको नाम दिया है स्ट्रॉसन ने बेसिक पर्टिकुलर, उसको नाम दिया है बेसिक पर्टिकुलर। और जो बेसिक पर्टिकुलर्स होते हैं उनको आप डिफाइन नहीं कर सकते, बल्कि क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, और यही इसकी डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स है। अब डिस्क्राइब कैसे करोगे, डिस्क्राइब करोगे उसके गुणों के आधार पर, उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, उसके जो क्वालिटीज हैं उसके बेस पे। ठीक है, अब जो स्ट्रॉसन है वो ये कहता है कि जो इसके गुण होते हैं, बेसिक पर्टिकुलर्स के जो गुण होते हैं वो दो तरह से होते हैं। और जो दो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, इनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जिनको हम बोलते हैं पी प्रेडिकेट और एम प्रेडिकेट। पी प्रेडिकेट एम प्रेडिकेट क्या होते हैं, इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि वो बेसिक पर्टिकुलर जो थिंग है, बेसिक जो थिंग है वो क्या है। ठीक है, अब प्लेटो के लिए वो आइडियाज हैं, प्लेटो उसको आइडियाज बोलता है। ठीक है, और लाइबनिज के लिए क्या है, मोनाड्स है। ह्यूम के लिए क्या है, इंप्रेशंस या फिर आइडियाज है। ठीक है, और रसेल के लिए क्या है, वो एटॉमिक फैक्ट्स हैं। अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि बेसिक पर्टिकुलर जो जो स्ट्रॉसन का जो बेसिक पर्टिकुलर है उसका मतलब क्या है। अब बेसिक पर्टिकुलर का मतलब यही है, जो बेसिक थिंग है, जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, उसका यही मतलब है कि कोई भी चीज बेसिक तब होती है जब वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी होती है, जिससे बाकी सारी चीजें मिलके बनी होती हैं। उसी को हम बेसिक पर्टिकुलर कहते हैं स्ट्रॉसन की लैंग्वेज में, जिसको प्लेटो आइडियाज बोलता है। ठीक है, और लाइबनिज मोनाड्स बोलता है, ह्यूम इंप्रेशंस बोलता है, और रसेल उसको एटॉमिक फैक्ट्स बोलता है। क्लियर, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ऑल अदर things are reducible to these basic particular, which means basic particulars are the fundamental unit of reality, यानी कि सब्सटेंस। अब दुनिया की सारी चीजें जो हैं वो उसी बेसिक चीजों से मिलके बनती हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है, वो फंडामेंटल रियलिटी होती हैं। ठीक है, बेसिक पर्टिकुलर इज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अब बेसिक पर्टिकुलर क्या है, कोई बेसिक जो पर्टिकुलर है वो अपने आप में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, विच कैन बी आइडेंटिफाइड विदाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अनदर कैटेगरी, फॉर एग्जांपल ब्लू। अब जो बेसिक पर्टिकुलर होता है वो अपने आप में पहचाना जाता है, उसको अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी और के ज़रूरत नहीं होती, किसी और कैटेगरी की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल ब्लू, अगर मैं ये कहता हूँ कि ब्लू को डिफाइन करो, ठीक है, तो क्या आप ब्लू को डिफाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना ब्लू को तो। लेकिन आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लू को जानते नहीं हो, ब्लू आप जानते हो कि ब्लू एक कलर है, लेकिन ब्लू के कलर को आप डिफाइन कर सकते हो क्या, इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, लेकिन जानते हो आप इसको। कैसे जानते हो, क्योंकि वो एक फंडामेंटल कलर है। ठीक है, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है, जिससे और भी कई सारे कलर्स बनते हैं, और जिससे और भी कई सारी ब्लू कलर की चीजें बनती हैं जिनको आप ब्लू बोलते हो। ठीक है, तो सारी ब्लू चीजें जो हैं वो ब्लू कलर से बनती हैं। इज इट क्लियर, यानी कि किसी भी चीज को हम ब्लू तब बोलते हैं जब वो उसमें ब्लू कलर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ब्लू है वो क्या है, वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है। किसके लिए, सारी ब्लू चीजों के लिए। नहीं तो अगर ब्लू नहीं होगा तो कोई भी ब्लू चीज दुनिया में होगी ही नहीं। इज इट क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लू है वो अपने आप में डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जाता है स्पेस और टाइम में, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, और वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है।
Clear? It means a basic particular is either directly identified or by objects of the same category. ठीक है, इसी तरीके से आप या तो फंडामेंटल यूनिट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर उसी की कैटेगरी की दूसरी चीजों के थ्रू उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे कि ब्लू को या तो आप ब्लू से आइडेंटिफाई करोगे या फिर ये जो लाइक का यहाँ पे बटन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कैसे कलर का हो गया, ब्लू हो गया, तो आप ये जो दूसरी कैटेगरी है किसकी, बटन की, तो इसके थ्रू आप बोल सकते हो कि ये ब्लू है। ठीक है, ये ब्लू कलर है। क्लियर? नेक्स्ट, बट ऑब्जेक्ट्स विच आइडेंटिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट टाइप आर नॉट बेसिक पार्टिकुलर्स। ठीक है, लेकिन ऐसी चीजें जिसके बेस पे आप पहली तरीके की जो बेसिक पर्टिकुलर्स, जो फर्स्ट टाइप की जो चीजें होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो, वो बेसिक पर्टिकुलर नहीं कहलाएंगे। अब जो ये जो ब्लू लाइक का जो बटन है, इसको आप बेसिक पर्टिकुलर नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि अब ये जो ब्लू कलर का जो बटन है लाइक वाला, इसको आप बेसिक पर्टिकुलर इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सारी जो ब्लू चीजें हैं वो इससे नहीं बनी हैं। ठीक है, वो ब्लू कलर से बनी है। ठीक है, अब क्योंकि आपने ब्लू कलर को समझाने के लिए, बताने के लिए आपने इस बटन का सहारा लिया था कि देखो, क्योंकि ये उसकी कैटेगरी का है इसलिए इसका सहारा ले लिया। ठीक है, लेकिन इसको आप बेसिक पर्टिकुलर नहीं कहोगे, बेसिक पर्टिकुलर क्या कहलाएगा, ब्लू कलर ही कहलाएगा। क्लियर है? आगे, एंटायर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। अब दुनिया की जितनी भी चीजें होती हैं वो दो तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, बेसिक पर्टिकुलर, आइडेंटिफिएबल डायरेक्टली और बाय द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहली जो बेसिक पर्टिकुलर होता है जिसको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और दूसरा होता है नॉन बेसिक पर्टिकुलर। पहला होता है बेसिक पर्टिकुलर, दूसरा होता है नॉन बेसिक पर्टिकुलर्स। ऑब्जेक्ट्स दैट आर आइडेंटिफाइड बाय द बेसिक पर्टिकुलर, ये वो चीजें होती हैं जिनके जिनको हम बेसिक पर्टिकुलर की हेल्प से समझते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉसन, material bodies and persons are basic particular because they are directly identified। ठीक है, अब जो स्ट्रॉसन है वो ये कहता है कि जो मटेरियल बॉडीज होती हैं और जो पर्सन होता है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये बेसिक पर्टिकुलर हैं। ये क्या है, ये बेसिक पर्टिकुलर हैं क्योंकि इनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनको हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसी और की आवश्यकता नहीं होती, किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि पीछे ये क्या रखा है, पीछे कौन से कलर का ये फ्लावर बेस रखा है, तो आप बोल दोगे कि ये येलो कलर का रखा है। तो जो येलो कलर है वो बेसिक पर्टिकुलर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज मटेरियल बॉडी? अब पहला क्या है, मटेरियल बॉडी। अब स्ट्रॉसन के अकॉर्डिंग जो बेसिक पर्टिकुलर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, एक तो मटेरियल बॉडीज होते हैं और दूसरे पर्सन्स होते हैं। एक तो मटेरियल बॉडीज होते हैं और दूसरे पर्सन होते हैं। तो अब जो मटेरियल बॉडी है वो क्या है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉसन, a material body is in important sense a body that possesses the properties of which space and time। यानी कि एक मटेरियल बॉडी वो बॉडी है जो किसी पर्टिकुलर स्पेस और टाइम में रहता है, वन डायमेंशनल स्पेस और थ्री डायमेंशनल टाइम में रहता है। क्योंकि कोई एक चीज एक ही जगह पे हो सकती है। ये फ्लावर बेस अगर यहाँ रखा है तो कहीं और नहीं हो सकता, ये घड़ी अगर मेरे हाथ में है तो ये कहीं और नहीं हो सकती। ठीक है ना? आगे बात करते हैं। ओनली दोज मटेरियल थिंग्स आर बेसिक पर्टिकुलर्स विच पॉसेस द वन डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेस एंड थ्री डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यानी कि कोई भी बेसिक पर्टिकुलर का जो फर्स्ट पार्ट है क्या, मटेरियल बॉडी। अगर मटेरियल बॉडी की हम बात करते हैं तो मटेरियल बॉडी वही होता है जो स्पेस और टाइम में रहता है। ठीक है, those objects which exist in space and time are basic particular and these basic particulars are material bodies। अब जो भी चीजें, जो भी ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो अगर स्पेस और टाइम में रहती हैं तो उनको हम बेसिक पर्टिकुलर्स बोलते हैं। और जितनी भी
बेसिक पर्टिकुलर्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये मटेरियल बॉडीज होते हैं, ये मटेरियल बॉडीज होते हैं, इसीलिए हम इनको टाइम और स्पेस में पहचान पाते हैं। दिस क्लियरली शोज दैट ओनली ग्रॉस मटेरियल बॉडीज आर बेसिक पर्टिकुलर। इस तरीके से हम कह सकते हैं सिर्फ जो ग्रॉस मटेरियल बॉडीज होती है, जिनके पास फिजिकल बॉडी होती है, उन्हीं को हम बेसिक पर्टिकुलर बोलेंगे। जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती उनको हम नहीं बोल सकते। इसीलिए इनकी मेटाफिजिक्स को स्पेकुलेटिव मेटाफिजिक्स ना बोल के कैसी बोली गई है, डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स बोली गई है। क्योंकि जब आपके पास फिजिकल बॉडी होगा तो आप उसके गुणों के आधार पे उसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हो कि ये 4 फीट का है, ये ब्लू कलर का है, ये 5 किलो का है, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर? ओनली 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर बेसिक पर्टिकुलर्स। सिर्फ 2 तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बेसिक पर्टिकुलर्स होते हैं। दे आर मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड पर्सन्स। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं ऊपर यहाँ पे कि पहला वो क्या होता है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि मटेरियल बॉडीज होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, वो मटेरियल बॉडी होता है स्पेस और टाइम में। दीज टू आर डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल, और इन्हीं दोनों को हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन द मटेरियल बॉडीज। और दूसरी जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो इन्हीं दो चीजों, इन्हीं जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी चीजों का जो आइडेंटिफिकेशन है वो इन्हीं मटेरियल बॉडीज के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि मोनाड्स, लिबनिज के जो मोनाड्स हैं, ठीक है, जो लिबनिज था उसके जो मोनाड्स थे, मोनाड्स की जो थियरी दी थी उसने, क्योंकि उसके लिए जो अल्टीमेट रियलिटी थी वो क्या थे, मोनाड्स थे। प्लेटो के लिए क्या थे, आइडियाज थे। रसेल के लिए क्या थे, एटॉमिक फैक्ट्स थे। उसी तरीके से जो स्ट्रॉसन है उसके लिए अल्टीमेट रियलिटी क्या है, बेसिक पर्टिकुलर्स हैं। अब जो मोनाड्स हैं और इसके स्ट्रॉसन के जो बेसिक पर्टिकुलर हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इसको एक बार हम देख लेते हैं, फिर बेसिक पर्टिकुलर क्या है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मोनाड्स जो है फ्रॉम ऑन्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मोनाड्स आर एक्सप्लेन, यानी कि मोनाड्स का जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसने ऑन्टोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो मेटाफिजिक्स रही होगी वो रिविजनरी मेटाफिजिक्स यानी कि स्पेकुलेटिव मेटाफिजिक्स रही होगी। ठीक है, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मोनाड्स को समझाने की कोशिश की है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन बेसिक पर्टिकुलर्स इज डिस्कस, लेकिन जो बेसिक पर्टिकुलर है उसको आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे समझाने की कोशिश की है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेटाफिजिक्स यूज की गई है वो कौन सी है, वो डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स है, क्योंकि जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसको हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं उसके प्रेडिकेट्स के बेस पे, उसके गुणों के आधार पर। नेक्स्ट है आपका सेकेंड पॉइंट, मोनाड्स आर एक्सेप्टेड एज अल्टीमेट रियलिटी। अब जो मोनाड्स हैं वो क्या है, वो अल्टीमेट रियलिटी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ रियलिटी है। अब मटेरियल बॉडी क्या है, मटेरियल बॉडी इज एक्सेप्टेड एज अ बेसिक पर्टिकुलर। अब जो मटेरियल बॉडी है वो भी क्या है, बेसिक पर्टिकुलर है, और बेसिक पर्टिकुलर से ही सारी दुनिया की सारी चीजें बनती हैं, ऐसा स्ट्रॉसन बोलता है। तो इनके हिसाब से ये भी क्या है, ये भी सब्सटेंस है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्या है, अल्टीमेट रियलिटी है। भले ही वो उसका नाम नहीं देते, बेसिक पर्टिकुलर का नाम देते हैं, लेकिन चीज तो वही है इनके हिसाब से भी। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, मोनाड्स आर नॉट रिलेटिव टू स्पेस एंड टाइम। अब जो मोनाड्स हैं वो स्पेस और टाइम से उनका रिलेशन नहीं होता है, लेकिन जो मटेरियल बॉडीज होते हैं उनका स्पेस और टाइम से ही रिलेशन होता है। वो ये कहता है कि जिसको स्पेस और टाइम में हम नहीं देख सकते उनको हम मटेरियल बॉडी नहीं बोल सकते, उनको हम बेसिक पर्टिकुलर की श्रेणी में नहीं रख सकते। और फिर क्या होगा, जो डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स होगी वो फेल हो जाएगी अगर वो क्या होगी, अगर वो स्पेस और टाइम से रिलेशन नहीं रखेगी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। फोर्थ, एसेंशियल क्वालिटी ऑफ मोनाड्स इज कॉन्शियसनेस। अब जो मोनाड्स होते हैं उनमें जो एसेंशियल क्वालिटी होती है वो क्या होती है, वो कॉन्शियसनेस होती है, यानी कि उनमें कॉन्शियसनेस तो होगी ही होगी, वो कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिक पर्टिकुलर्स हैं किसके, स्ट्रॉसन के,
उसमें ये बोलता है कि टच इज एक्सेप्टेड एज द नेसेसरी क्वालिटी फॉर मटेरियल बॉडी। अब क्योंकि जो मटेरियल बॉडी है मैटर से बनी हुई है, मटेरियल से बनी हुई है, फिजिकल मटेरियल से बनी हुई है, उसके लिए टच तो नेसेसरी है ही है, क्योंकि जिसको हम टच नहीं कर सकते उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे लिए क्या नहीं होगा, वो हमारे लिए रियलिटी होगा ही नहीं। ऐसा कौन कहता है? ऐसा स्ट्रॉसन कहता है। नेक्स्ट, Now we are going to discuss the theory of persons according to Strawson. अब Strawson के अकॉर्डिंग theory of person क्या है, person की जो theory दी है वो क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं। In Strawson's theory of particulars, both material objects and persons share the same status. अब सेम स्टेटस का मतलब क्या है कि दोनों ही क्या है, बेसिक पर्टिकुलर हैं, दोनों ही बेसिक पर्टिकुलर हैं। एक क्या है, एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, पर्सन है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों सेम स्टेटस को शेयर करते हैं। इसका मतलब दोनों के दोनों बेसिक पर्टिकुलर की श्रेणी में आते हैं। पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूट अ फंडामेंटल एंड इररिड्यूसिबल काइंड ऑफ बीइंग हैविंग टू टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट्स। अब अगर हम पर्सन की बात करते हैं तो जो पर्सन्स होते हैं वो क्या हैं, अब फिजिकल बॉडीज क्या होते हैं इनको हम पहले देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं पर्सन्स की। कि जो पर्सन है वो क्या है, वो फंडामेंटल एंड इररिड्यूसिबल काइंड ऑफ बीइंग है, यानी कि जिसको आप फर्दर डिवाइड करके नहीं समझ सकते, उसको एनालाइज करके नहीं समझ सकते। हैविंग टू टाइप्स ऑफ प्रेडिकेट, जिसके दो तरीके के प्रेडिकेट्स, यानी कि दो तरीके से उनको आप समझ सकते हो, जिनके पास दो तरीके के प्रेडिकेट्स होते हैं, ठीक है। पहला प्रेडिकेट क्या है, वन आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला प्रेडिकेट उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उनकी भौतिक विशेषताएं होती हैं, कॉल्ड प्रेडिकेट एम, जिसको हम प्रेडिकेट एम के नाम से जानते हैं। एम यानी कि मटेरियल, लाइक हाइट, वेट, शेप, कलर, लोकेशन एंड लोकेशन एक्सेट्रा, ठीक है। कि कोई चीज कितनी बड़ी है, उसकी हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसका कलर कैसा है और कौन सी लोकेशन में वो चीज है। तो ये सारी चीजें, ये जो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम एम प्रेडिकेट कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एम प्रेडिकेट, एम फॉर मटेरियल, ठीक है। एंड द अदर कॉल्ड प्रेडिकेट पी, और जो दूसरे होते हैं उनको हम प्रेडिकेट पी बोलते हैं। दूसरों को हम प्रेडिकेट पी बोलते हैं। पी मीन्स पर्सनहुड एंड वेरियस स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस सच एज थिंकिंग, रिमेंबरिंग, इमोशंस एक्सेट्रा, ठीक है। अब इस तरीके के जो दूसरे होते हैं उनको, जो दूसरे तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, बेसिक पर्टिकुलर्स के, वो क्या होते हैं, वो थिंकिंग हो सकते हैं, रिमेंबरिंग हो सकते हैं, इमोशंस हो सकते हैं, इसके अलावा और भी जितनी भी स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होती हैं वो सारे हो सकते हैं। गुस्सा है, प्रेम है, लगाव है, सद्भावना है, भाईचारा है, जो भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें आती हैं वो सारे क्या हैं, वो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम पर्सनहुड बोलते हैं, जिनको हम पर्सनहुड बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। रिगार्डिंग दिस एट्रीब्यूशन टू क्वालिटी टू क्वेश्चंस अराइज। अब इस तरीके के जब हम एट्रीब्यूट्स देते हैं किसको, पर्सन को, ठीक है, तो हमारे पास दो क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है, हाउ आर द टू प्रेडिकेशंस रिलेटेड टू ईच अदर। किस तरीके से ये दो प्रेडिकेट एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एम प्रेडिकेट और पी प्रेडिकेट, किस तरीके से आपस में इन दोनों का रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाई एंड हाउ दे आर एट्रीब्यूटेड टू द सेम पर्सन। एम और जो पी हैं दोनों मिलके किसी सेम पर्सन को ही एट्रीब्यूट क्यों करते हैं, ठीक है, और कैसे करते हैं। एक ही व्यक्ति के ये दो गुण क्यों हैं, एम प्रेडिकेट और पी प्रेडिकेट, ठीक है। स्ट्रॉसन एनालाइजेस टू पॉसिबल थियरीज दैट हैव ट्राइड टू आंसर दीज क्वेश्चंस प्रायर टू हिम। अब स्ट्रॉसन इन क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए उससे पहले दी गई दो थ्योरीज को स्टडी करता है। पहली थ्योरी क्या है, पहली थ्योरी है कार्टेशियनिज्म, यानी कि कार्टेशियन डुअलिज्म, जो किसका है, डेकार्ट्स का है, रेन डेकार्ट्स का है, जो कि अपने आप में एक फादर ऑफ रेशनलिज्म, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, ठीक है, उसका है। जो सेकंड वाला है नो ओनरशिप थ्योरी। नो ओनरशिप थ्योरी किसकी है, ह्यूम की। नो ओनरशिप थ्योरी किसकी है, ह्यूम, जिसको हम प्योर एम्पिरिसिस्ट भी बोलते हैं, जो कि
प्योर एम्पिरिसिस्ट है, यानी कि एक अनुभववादी दार्शनिक है जिसकी थियरी है नो ओनरशिप। अब इन दोनों थियरीज को हम एक एक करके देखेंगे कि स्ट्रॉसन किस तरीके से रिजेक्ट करता है और फिर अपनी पर्सनहुड की थियरी को देता है। देखिए, अब वो ये कहता है कार्टेशियनिज्म इज बेस्ड ऑन माइंड बॉडी डुअलिज्म। जो कार्टेशियनिज्म है वो हम समझ चुके हैं पहले ही कि ये माइंड और बॉडी के डुअलिज्म की बात करता है कि दो तरीके की फंडामेंटल रियलिटीज होती हैं, पहला माइंड होता है और दूसरा बॉडी होता है। माइंड एंड बॉडी आर टू म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस, और ये दोनों ही म्यूचुअली इंडिपेंडेंट सब्सटेंसेस होते हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं। एंड द इंडिविजुअल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, और जो इंडिविजुअल होता है वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो द क्वेश्चन बी बिकम्स मीनिंगलेस। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बी है कौन सा, वाई एंड हाउ दे आर एट्रीब्यूटेड टू द सेम पर्सन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कैसे मीनिंगलेस हो जाएगा, जब माइंड और बॉडी दोनों एक ही व्यक्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होगा, जो सेकेंड वाला हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे ये बोलता है states of consciousness belong to the mind and material properties belong to the body। क्योंकि जो states of consciousness है वो क्या है, वो माइंड को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और मटेरियल प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, वो बॉडी को बिलोंग करते हैं। अब स्टेट्स ऑफ माइंड अगर माइंड को बिलोंग करते हैं, जो मेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो कॉन्शियसनेस जो है वो क्या करती है, वो माइंड को बिलोंग करती है, फिजिकल जो मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं वो बॉडी को बिलोंग करती हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही चीजें किसी एक फिजिकल बॉडी को क्या नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, यानी कि नहीं बना सकते। माइंड और बॉडी दोनों मिलके बॉडी को, पर्सन को नहीं बना सकते, ठीक है ना, हमारे जो बॉडीज हैं उनको नहीं बना सकते। तो इस तरीके से हमारा जो सेकेंड वाला पॉइंट था वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। इस तरीके से आगे ये बोलता है नीदर कॉन्शियसनेस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द बॉडी, और ना ही हम कॉन्शियसनेस को बॉडी का एट्रीब्यूट बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस जो है वो किसका एट्रीब्यूट है, माइंड का एट्रीब्यूट है। नॉर कॉर्पोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू द माइंड, और जो कॉर्पोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉर्पोरियल का मतलब ये है कि जो टाइम और स्पेस में होते हैं। अब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो टाइम और स्पेस में है उनको हम माइंड की विशेषता नहीं बोल सकते, द टू मोर ओवर आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों का आपस में एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, हाउ आर द टू प्रेडिकेशंस रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसका आंसर भी हमें मिल जाता है कि दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि कॉन्शियसनेस का संबंध माइंड से होता है और जो आपके कॉर्पोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका संबंध फिजिकल बॉडी से होता है, और दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं। अब क्योंकि रिलेटेड नहीं होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे में हो भी नहीं सकते, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे स्ट्रॉसन क्या कहता है, स्ट्रॉसन्स रिजेक्शन ऑफ कार्टेशियनिज्म ऑफ डेकार्ट्स। अब जो स्ट्रॉसन है वो डेकार्ट के कार्टेशियनिज्म को किस तरीके से रिजेक्ट करता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉसन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और प्योर ईगो इज अ नॉन एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट, और एट लीस्ट नॉट अ प्राइमरी कॉन्सेप्ट एज इट इज नॉट आइडेंटिफिएबल, ठीक है। अब जो स्ट्रॉसन है वो ये कहता है कि जो डेकार्ट का जो कॉन्सेप्ट है प्योर ईगो का, जिसको हम सेल्फ भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, ठीक है, प्योर ईगो कहते हैं, उसको हम क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको क्योंकि हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स से, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, इसलिए हम इसको नॉन एग्जिस्टिंग मानते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। ही आर्ग्यूज इट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एस्क्राइबिंग स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस टू oneself that we must also be able to ascribe them on others। यानी कि अगर हम कॉन्शियसनेस का संबंध अपने आप से बताते हैं तो हमें उसका संबंध दूसरों से भी बताना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे भी हमारे जैसे हैं। However, this is not possible, हालांकि ये पॉसिबल नहीं होता in case of Cartesian pure ego, as for being a subject of predication, identification is a must, ठीक है। अब कार्टेशियन के मेथड में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि जो कार्टेशियन का जो प्योर ईगो है
वो क्या है, वो सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेशन है। सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेशन है तो इसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन प्रीसपोजेस लोकेशन इन स्पेस एंड टाइम। अब जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, स्पेस और टाइम में होना चाहिए। अब क्योंकि जो कार्टेशियनिज्म में जो प्योर ईगो की बात की गई है वो टाइम और स्पेस में नहीं मिलता, उसको हम टाइम और स्पेस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। बट कार्टेशियन ईगो कैन नॉट बी लोकेटेड इन स्पेस एंड टाइम, ओनली बॉडीज कैन बी लोकेटेड, सिर्फ बॉडीज को हम लोकेट कर सकते हैं। हेंस वी कैन नॉट एस्क्राइब स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस टू ourselves। तो इस तरीके से जो कॉन्शियसनेस के स्टेट्स जो हैं उससे हम अपना संबंध नहीं बता सकते, क्योंकि हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम नो ओनरशिप थ्योरी की, ठीक है। अब नो ओनरशिप थ्योरी किसकी है, ह्यूम की है। नो ओनरशिप थ्योरी जो है वो ह्यूम की है। और ह्यूम कौन है, ह्यूम एक प्योर एम्पिरिसिस्ट, यानी कि पूरी तरीके से कौन है, ये विशुद्ध अनुभववादी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अब नो ओनरशिप थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इट इज मीनिंगलेस टू टॉक ऑफ ऑनर ऑफ द एक्सपीरियंस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि किसी एक्सपीरियंस या फिर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करना बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ओनरशिप कैन बी मीनिंगफुली अप्लाइड टू दोज थिंग्स हुज ओनरशिप इज ट्रांसफरेबल। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ओनरशिप वही होती है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरों को, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास इस स्टाइलस की ओनरशिप है, तो मैं तभी कह सकता हूं इसकी ओनरशिप जब मैं इसकी ओनरशिप को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकता हूं। अगर मैं इसकी ओनरशिप को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसका मतलब यह है कि इसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है। इज इट क्लियर? ये तो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है। अगर मैं ये कहता हूं ये वॉच मेरी है, तो मेरी ये तभी हो सकती है जब इसको मैं किसी और को देने के लिए एलिजिबल हूं और देने के लायक हूं, ठीक है। जब मैं ये किसी को नहीं दे सकता, इसका मतलब ये मेरे पास है ही नहीं, इसके मतलब ये मेरी है ही नहीं, इसका मतलब मेरे पास इसकी ओनरशिप नहीं है, ठीक है। ओनरशिप उन्हीं चीजों की होती है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। अ मैन कैन बी ओनर ऑफ समथिंग ओनली इफ ही कैन गिव इट टू अदर्स व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफरेबल, ठीक है। अब देखो, इंसान जो है वो अपनी उन चीज़ों के बारे में ओनरशिप का दावा कर सकता है जिसको वो ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन इंसान के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो ये कहता है कि जो नो ओनरशिप थ्योरी है वो ये कहती है कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उसको तो आप ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस ऑफ पेन, इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग पेन, कैन यू ट्रांसफ़र योर पेन टू अदर्स? क्या मेरा पेन आप समझ सकते हो? क्या मेरा दर्द आप समझ सकते हो? क्या आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ? क्या आप अपना दर्द मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसका मतलब वो दर्द आपका है ही नहीं, इसका मतलब वो दर्द आपका है ही नहीं, क्योंकि आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि उस पेन की ओनरशिप आपके पास नहीं है। अब जिसकी ओनरशिप आपके पास नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आपका है। क्लियर? आगे, बट व्हेन where transfer of ownership is not possible, the talk of ownership is absurd। अब जहां पे हम चीजों को ट्रांसफर नहीं कर सकते उसको हम नहीं कह सकते कि वो हमारी है, ठीक है। Here is no sense in calling ownership if there is an owner subject of conscious experience, he cannot transfer his experience to others। अब क्योंकि आप अपने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को दूसरों को शेयर नहीं कर सकते, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा दर्द है या फिर मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंसेस इज लॉजिकली नॉन ट्रांसफरेबल। अब जो एक्सपीरियंस है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। नो वन कैन फील द पेन ऑफ अदर्स, कोई भी दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकता। नो वन कैन ट्रांसफर वंस पेन टू अदर, कोई भी अपने दर्द को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसलिए जो नो ओनरशिप थियरी है वो इस तरीके से ठीक है किसके, ह्यूम के लिए, लेकिन इसका जवाब भी देगा कौन, स्ट्रॉसन इसका जवाब देगा, ठीक है। द सेम इज ट्रू ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, और यही बात बिल्कुल सच होती है सारे एक्सपीरियंसेस के लिए, ठीक है। जितने भी आपके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे वो दर्द का है, प्रेम का है, गुस्से का है, किसी भी कोई भी एक्सपीरियंस है,
वो सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये बात अप्लाई हो जाती है। इन दिस सिचुएशन द टॉक ऑफ ओनरशिप बिकम्स मीनिंगलेस। इस तरीके से जो ओनरशिप की बात करने वाली बात है वो क्या है, वो अपने आप में मीनिंगलेस है। देयरफॉर देयर इज नो सब्जेक्ट पर्सन ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो सब्जेक्ट है यानी कि जो पर्सन है वो क्या है, वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस का कौन नहीं है, ओनर नहीं है। ठीक है, देयर इज जस्ट एक्सपीरियंस एंड नो ओनर ऑफ इट। सिर्फ एक्सपीरियंस तो है लेकिन उसका ओनर कोई भी नहीं है। एक्सपीरियंस अपने आप में है लेकिन उसका कोई भी ओनर नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द वर्ड आई डज नॉट रेफर टू एनीथिंग। जो आई वर्ड है वो किसी चीज को रेफर नहीं करता, आई मुझे रेफर नहीं करता। ठीक है, इट इज जस्ट अ लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ एक लिंग्विस्टिक भाषाई सब्जेक्ट है। ठीक है, देयर इज नो वन हु इज फीलिंग बट देयर इज ओनली फीलिंग। कोई भी फील करने वाला नहीं है लेकिन फीलिंग अपने आप में एग्जिस्ट करती है, ऐसा स्ट्रॉसन कहता है। हालांकि ये थोड़ा सा इलॉजिकल सा लग रहा है लेकिन स्ट्रॉसन ऐसा ही कहता है। देयर इज नो सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कोई भी सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि अगर होता तो वो अपने एक्सपीरियंस को ट्रांसफर भी कर सकता था। क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं कर सकता इसका मतलब ट्रांसफर करने वाला कोई है ही नहीं। क्लियर, ऐसा स्ट्रॉसन कहता है। आगे स्ट्रॉसन क्या कहता है देखते हैं। Strawson criticizes this and says that there must be an owner of experience. अब Strawson कहता है कि एक्सपीरियंस का ओनर तो होना चाहिए। अब जो नो ओनरशिप थ्योरी है वो सही नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस का ओनर तो चाहिए ही चाहिए। वी कैन टॉक ऑफ एक्सपीरियंस ओनली इफ देयर इज ओनर ऑफ एक्सपीरियंस। हम एक्सपीरियंस की बात तभी कर सकते हैं जब उसको एक्सपीरियंस करने वाला कोई व्यक्ति होता है। इसका मतलब ह्यूम जो कहता है कि एक्सपीरियंस तो है लेकिन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करने वाला ओनर नहीं है, तो वो बात जो है वो गलत है। देयरफॉर नो ओनरशिप थ्योरी इज अनटेनेबल। इसका मतलब ये है कि जो नो ओनरशिप थ्योरी है वो स्थिर नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा स्ट्रॉसन कहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्ट्रॉसन्स थ्योरी ऑफ पर्सनहुड एज प्रिमिटिव। अब जो स्ट्रॉसन है वो पर्सनहुड की थ्योरी को एक्सप्लेन करता है कि पर्सन क्या है। वो पर्सन को प्रिमिटिव बोलता है। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राइमरी, आद, हिंदी में आद बोलते हैं। ठीक है, आदिम जिसको बोलते हैं। ठीक है, कैसे, अब वो प्रिमिटिव कैसे है, प्राइमरी सब्जेक्ट कैसे है। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ ओनरशिप, स्ट्रॉसन suggests acknowledging the concept of person as primitive, that is one that cannot be divided or analyzed further, not ego, not body, not differentiation। यानी कि जो स्ट्रॉसन है वो ये कहता है कि जो पर्सन है वो क्या है, वो ना तो बॉडी है, ना ही वो कॉन्शियसनेस है, ना ही वो बॉडी और कॉन्शियसनेस का मिला जुला रूप है। ठीक है, बल्कि वो क्या है, वो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव का मतलब ये है दैट इज द फर्स्ट यूनिट दैट वी आइडेंटिफाई इन स्पेस एंड टाइम। ठीक है, वो पहली यूनिट है जिसको हम स्पेस और टाइम में आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू इट्स predications, and that are two predications that are P and M, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। It is to this concept of person, not to the pure ego, that the personal pronoun I refers। ये जो पर्सन है ये कोई आई नहीं है, ये आई नहीं है जिसको हम लिंग्विस्टिक टर्म में आई बोलते हैं और जो किसी पर्सनल प्रोनाउन को रेफर करता है। बोथ कॉन्शियस स्टेट्स एंड कॉर्पोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू इट। बल्कि दोनों की दोनों, एक तो कॉन्शियस स्टेट्स और दूसरी कॉर्पोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो इसको एट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि इसके गुण होते हैं। ठीक है, अब जो कॉन्शियस स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, गुस्सा है, प्रेम है, जेलसी है, घृणा है। ये सारे कॉन्शियस स्टेट्स हैं किसके, पर्सन के। और कॉर्पोरियल स्टेट्स क्या होते हैं, उसकी हाइट है, उसका वेट है, उसका कलर है, उसकी शेप है। ये सारे क्या हैं, ये उसके कॉर्पोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, पर्सन के। ठीक है, अब ये क्या है, एम है, कौन सा एम है, कौन सा पी है, इसको आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। वीडियो के अंत तक बने रहना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो के एंड में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके यूपीएससी में अभी तक क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं विद एग्जांपल।
ठीक है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। स्ट्रॉसन नेम्स ऑल द प्रेडिकेट्स एस्क्राइबिंग कॉर्पोरियल मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स एज एम, ठीक है, यानी कि जितने भी मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एम बोलता है, एम प्रेडिकेट्स बोलता है, ठीक है, एम मींस मटेरियल, एंड ऑल अदर प्रेडिकेट्स सच दोज एस्क्राइब टू दिस स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस एज पी। अब जो स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पी कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। P means personhood, ठीक है। The P predicates do not ascribe consciousness itself but imply the possession of consciousness, ठीक है, यानी कि जो P predicates हैं वो कॉन्शियसनेस को क्या नहीं करते, एस्क्राइब नहीं करते, कॉन्शियसनेस का दावा ही नहीं करते, बल्कि होते ही हैं, बल्कि वो होते ही हैं, कॉन्शियसनेस में ही होते हैं, ठीक है, उसमें इम्प्लाई ही करते हैं। नेक्स्ट, P predicates are both self-ascribable as well as other ascribable। अब जो P predicates होते हैं वो अपने आप को भी ascribe कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरों को भी ascribe कर सकते हैं, यानी कि अपने आप के बारे में भी बता सकते हैं, दूसरों के बारे में भी बता सकते हैं, अपने आप को भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझ सकते हैं, ठीक है। One ascribes them to oneself on the basis of feeling। कोई अपने आप को कैसे समझता है, अपनी फीलिंग के बेस पे समझता है, P predicate, ठीक है। अब P predicate जो पर्सनहुड है वो अपनी फीलिंग को कैसे समझेगा, उसको दर्द हो रहा है तो वो अपने दर्द की फीलिंग को समझ लेगा, ठीक है। एंड टू अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, लेकिन दूसरे के दर्द को वो कैसे समझेगा, दूसरे के दर्द को वो ऑब्जर्वेशन के बेस पे समझेगा, कि जो व्यक्ति कहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है और वो कुछ अपने बिहेवियर दिखाएगा, जब दर्द होता है तो इंसान एक सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर दिखाता है, उस बिहेवियर के बेस पे ऑब्जर्वेशन करेगा, ऑब्जर्वेशन के बेस पे वो समझ लेगा कि इसको दर्द हो रहा है, ठीक है। Hence, P predicates have both ways of ascribing the same characteristic। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो P predicates होते हैं वो दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को दोनों तरीके से ascribe कर सकते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए। अपने आप को कैसे ascribe करेंगे, अपने आप को कैसे समझेंगे, अपने आप को समझने के लिए उनको एक्सपीरियंस चाहिए और दूसरों को समझने के लिए उनको क्या चाहिए, ऑब्जर्वेशन, ऐसा स्ट्रॉसन कहता है। फॉर एक्सेप्शन to others, Strawson says that observation of others behavior is a logically adequate criterion, ठीक है, यानी कि दूसरों के लिए आप ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसके जो एक्सपीरियंस है उसको आप समझ सकते हैं। However, philosophers argue that this would lead to skepticism। अब दूसरे जो philosophers हैं वो ये कहते हैं कि ये skepticism की तरफ जाता है, ये संशयवाद की तरफ जाता है। कैसे, कि जब आप दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे कि भाई उसको पेन हो रहा है तो वो आपको बेवकूफ भी बना सकता है, हो सकता है उसको दर्द नहीं हो रहा हो और वो बोले कि मुझे दर्द हो रहा है, कराहने लगे, मुझे दर्द हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसको दर्द हो रहा हो लेकिन वो छुपाने लगे, आपको वो शो ही ना करे अपने बिहेवियर में, तो ये स्केप्टिसिज्म की तरफ जाता है। तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसको दर्द होता है, आपको नहीं पता चल पाएगा कि दर्द क्या होता है। दिस इज बिकॉज थ्रू बिहेवियर इमोशन कैन बी सप्रेस, क्योंकि बिहेवियर इमोशन जो होता है वो सप्रेस भी किया जा सकता है, दबाया भी जा सकता है, और इट कैन बी फेक्ड एज वेल, और इसको झूठा भी किया जा सकता है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है फिर भी मैं झूठा फेक दर्द कि सुबह स्कूल जाने का टाइम है और मैं कह रहा हूँ बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। वी वुड फेल टू अ सर्टेन अदर्स फीलिंग, तो इस तरीके से हम दूसरों की फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे, ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्रिटिसिज्म हो जाएगा। इसको आप इसके क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। Now conclusion. Strawson's point is that persons cannot be identified as a union of mind and body। जैसा कि डेकार्ट ने कहा था कि जो पर्सन होते हैं वो क्या है, वो यूनियन ऑफ माइंड एंड बॉडी है, बट एज अ सिंगल सिंपली एंटाइटी एज अ पोसेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल प्रॉपर्टीज प्रीसपोजेस दैट द ओनर इज अ पर्सन, ठीक है। बल्कि क्या होते हैं, बल्कि पर्सन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास पोसेशन होता है किसका, मेंटल प्रॉपर्टीज का और फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिजिकल और मेंटल प्रॉपर्टीज का पोसेशन होता है। इसको एम और पी प्रेडिकेट के नाम से जानते हैं, इसीलिए हम उसको पर्सन बोलते हैं, और जो क्या होता है, जो कि ओनर होता है अपने उन प्रॉपर्टीज का। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा स्ट्रॉसन बोलता है। चलिए ये देखिए मैंने कितना अच्छा यहाँ पे लाइक का बटन लगाया है यहाँ पे, ताकि आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अब हम डिस्कस करने वाले हैं।
पहला जो क्वेश्चन है 2020 में 15 नंबर का क्वेश्चन आया है, अभी अभी रिसेंट के एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ स्पेशियो टेम्परल थिंकिंग इन ऑब्जेक्टिव थिंकिंग विद रेफरेंस टू स्ट्रॉसन्स थ्योरी ऑफ बेसिक पार्टिकुलर्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कहता है कि जो स्पेशियो टेम्परल थिंकिंग का जो रोल है, स्पेशियो टेम्परल थिंकिंग का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स, जो कि चीजों को डिस्क्राइब करके समझाने की बात करता है उनके एम और पी प्रेडिकेट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, ये स्पेशियो टेम्परल थिंकिंग है। अब इसका रोल क्या है, इसके रोल को इवैल्यूएट करता है। ठीक है, इसका रोल ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव थिंकिंग देता है। ये ऑब्जेक्टिव थिंकिंग देता है, कैसे देता है कि जिस चीज को हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू हम जानेंगे वो तो ऑब्जेक्टिव ही होगा, वो सब्जेक्टिव कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने जो उसको जाना है ना, उसके एम और पी प्रेडिकेट्स के थ्रू जाना है, उसको हमने एम और पी प्रेडिकेट्स के थ्रू जाना है, और एम और पी प्रेडिकेट्स के थ्रू हमने उसको डिस्क्राइब किया है, ना कि हमने उस पे स्पेकुलेटिव मेटाफिजिक्स लगाई है, ना कि हमने उस पे रिविजनरी मेटाफिजिक्स लगा के हमने उसमें स्पेकुलेट नहीं किया है कि पर्सन ये होता होगा, सेल्फ ये होता होगा, वर्ल्ड या फिर गॉड ये होता होगा। हमने पर्सन की डायरेक्ट बात की है, उस पर्सन की जिसको हम स्पेस और टाइम में देखते हैं। इससे वो क्या होगा, इससे उसकी जो थ्योरी है वो क्या बन जाती है, वो ऑब्जेक्टिव बन जाती है। ठीक है, जिसको वो थ्योरी ऑफ बेसिक पार्टिकुलर्स बोलता है, जिसमें वो दो चीजों को रखता है, फिजिकल बॉडीज और दूसरा पर्सन्स। क्लियर। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ डज स्ट्रॉसन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन इन हिज फिलॉसफी। अब पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है, पर्सन कौन है, पर्सन प्रिमिटिव है। पर्सन जो है वो, पर्सन जो है उसमें पर्सनहुड है, और पर्सनहुड का मतलब ये है कि वो प्रिमिटिव है, यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको दूसरे कॉन्सेप्ट से नहीं समझा जा सकता, उसको आपको डायरेक्टली समझना होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से, जिसको वो रखता है, जिसका वो पोसेशन करता है। और वो जो दो कैरेक्टर होते हैं कौन कौन से, एक तो पी प्रेडिकेट और दूसरा एम प्रेडिकेट, जिसके थ्रू आप पर्सन को समझते हैं, जो कि अपने आप में बेसिक पर्टिकुलर है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड है स्ट्रॉसन्स डिस्टिंक्शन बिटवीन एम एंड पी प्रेडिकेट। एम प्रेडिकेट यानी कि मटेरियल प्रेडिकेट, और पी यानी कि पर्सनहुड। यानी कि एम प्रेडिकेट उन चीजों के होते हैं जो फिजिकल बॉडीज होती हैं। अब फिजिकल बॉडी तो पर्सन का भी होता है, इसलिए एम प्रेडिकेट पर्सन में भी होता है। ठीक है, अब जो पी प्रेडिकेट है वो सिर्फ पर्सन में होता है, जो पी प्रेडिकेट है वो सिर्फ पर्सन में होता है, क्योंकि वो पर्सनहुड है, क्योंकि उनके पास होता है, जिनके पास कॉन्शियसनेस होती है, और कॉन्शियसनेस के थ्रू वो क्या कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 10 नंबर का आंसर है, आप आराम से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एंड इवैल्यूएट स्ट्रॉसन्स आर्गुमेंट फॉर हिज कंसेप्शन ऑफ द नेचर ऑफ पर्सन। आराम से समझा देंगे, इसी को भी हमने यहाँ पे समझा था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। आपको पर्सन का नेचर समझाना है। ठीक है, पर्सन का नेचर क्या है कि वो प्रिमिटिव है, यही उसका नेचर है, और वो प्रिमिटिव है एंड ही इज द ओनर ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ही इज द ओनर ऑफ हिज प्रॉपर्टीज दैट आर एम प्रेडिकेट्स एंड एम प्रेडिकेट एंड पी प्रेडिकेट। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, इन स्ट्रॉसन्स कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन अ रिफ्यूटेशन ऑफ ह्यूम्स कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि इसमें ह्यूम आ रहा है, और ह्यूम की वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अब जो स्ट्रॉसन का जो कॉन्सेप्ट है पर्सन का, ये ह्यूम के जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से क्या करता है, रिफ्यूट करता है। चलिए मैं ही बता देता हूं। यहाँ पे जो ह्यूम का जो कॉन्सेप्ट है किसका, सेल्फ का, वो ये कहता है ये थ्योरी ऑफ बंडल, ये बंडल थ्योरी है, ये बंडल थ्योरी है। जो सेल्फ है वो क्या है, वो बंडल थ्योरी है, कई सारे बंडल, वो एक बंडल है किसका, बंडल है किसका, एक्सप्रेशंस का, आइडियाज का, जिससे वो बंडल बना हुआ है, जिसको हम सेल्फ बोलते हैं। ठीक है, जिसमें नो ओनरशिप काम करती है, कौन बोलता है, ह्यूम बोलता है। जबकि जो स्ट्रॉसन का जो कॉन्सेप्ट है पर्सन का, वो ह्यूम की नो ओनरशिप थ्योरी को क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है। क्या कहता है कि जो पर्सन है वो ओनर है अपने एक्सपीरियंसेस का। ठीक है, जबकि जो ह्यूम का जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ का, उसमें क्या है, जो सेल्फ है वो कौन है, प्योर ईगो है। अब जो प्योर ईगो है उसमें क्या है, उसमें ना तो उसमें क्या कहते हैं, वो स्पेस और टाइम में नहीं है। अब क्योंकि वो स्पेस और टाइम में नहीं है,
तो वो क्या नहीं है, स्पेशियो टेम्परल नहीं है। अब क्योंकि वो स्पेशियो टेम्परल नहीं है तो वो आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। इस तरीके से स्ट्रॉसन के पर्सन के कॉन्सेप्ट से ह्यूम का जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट है वो रिफ्यूज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट एंड डिस्कस स्ट्रॉसन्स थ्योरी ऑफ पर्सन। अब स्ट्रॉसन का जो थ्योरी ऑफ पर्सन है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल वैसा ही है। इसमें आपको पर्सन समझाना है क्या है, एक प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट है जिसको हम प्राइमरी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसको समझने के लिए किसी और कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं होती। स्ट्रॉसन्स नोशन ऑफ पर्सन एज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव पर्सन क्या है, जो सबसे पहले आता है, ठीक है, जो माइंड और बॉडी का क्या नहीं है, मिला जुला रूप नहीं है और माइंड और बॉडी से अलग भी नहीं है, बल्कि माइंड और बॉडी का कौन है, वो कॉन्शियसनेस और अपने एक्सपीरियंसेस का क्या है, वो अपने आप में ओनर है। ठीक है, तो ये पहला आपका व्यक्ति है जो कि समझने की आपकी चीज है, इसीलिए इसको ये प्रिमिटिव बोलता है, यानी कि बेसिक पर्टिकुलर थिंग है। तो ये था आपका आज का चैप्टर। कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, any suggestion, you can write down in the comment box. If you want to download the PDF notes, you can download from my website, that is www.darshanies.com. And from the next video we are going to start Indian philosophy, and in Indian philosophy we will start चारवाक दर्शन। ठीक है, जो आपका पहला वीडियो बनने वाला है वो चारवाक दर्शन पे बनने वाला है। तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इंडियन फिलॉसफीज के वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, गुड लक।